अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। 3.25 साल का सियासी अदम इस्तेहकाम, उसने मुल्क की इस वक्त चूल्हें हिलाई हुई हैं। एक के बाद एक एफर्ट किया जा रहा है कि किसी तरीके से सियासी लड़ाई की गुत्थी सुलझे, ये लड़ाई का खात्मा हो, थम जाए, लेकिन अभी तक इस तमाम मामले में सक्सेस हासिल होती हुई नज़र नहीं आ रही। आज प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात रहे हैं और उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने एक एफ़र्ट किया, एक सिंसियर एफ़र्ट करते हुए नज़र आए और ये कोशिश की कि पाकिस्तान में सियासी लड़ाई का ख़ात्मा हो, पाकिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात और आवाम का वोट जो है उसको मुकद्दम जाना जाए। लेकिन लगता यह है कि ये तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। आज का मंजरनामा ये है कि साबिक वज़ीर आज़म और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत 100 से ज़ायद मुल्ज़मान के ऊपर GHQ हमला केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और फिर जेल के बाहर देखा गया कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब और दीगर दो जो बड़ी गिरफ्तारियां हैं वो हो चुकी हैं। राजा बशारत साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, मलिक अहमद चट्टा, उनको गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों के बाद अब शुनीद ये है कि मज़ीद क्रैकडाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफ के ख़िलाफ़ होता हुआ नज़र आएगा। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह एक मरतबा फिर सियासी मुलाकातों का मरकज़ बन चुकी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, फैसल वावडा और शुनीद ये है कि अब राना सनाउल्लाह समेत दीगर लोग भी मुलाकातों का रुख कर रहे हैं। मदारिस के रजिस्ट्रेशन के तरामीम के मामले पर, एक्ट के मामले के ऊपर हुकूमत लगता ये है कि मौलाना फजलुर रहमान एटलीस्ट उनकी पार्टी की वाइब्स दे रही है कि उनके ख़िलाफ़ जो है एक मरतबा फिर उनके साथ हाथ हो गया है। उनसे जो वादे किए गए थे, कमिटमेंट्स की गई थी, वो पूरी नहीं की गई। साथ ही फैसल वावडा ने हैरान कुन तौर पर न सिर्फ ये कहा कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, बल्कि फिर वो इमरान खान के हमदर्द बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी जान को बचाना है। इसी दौरान अलीमा खान साहिबा जो हैं, उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से अडयाला जेल में और उस मुलाकात के बाद अलीमा खान ने गुफ्तगू में फ़ाइनल कार्ड के हवाले से कुछ कहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब हर शख्स के जहन में ये सवाल मौजूद है कि ये फ़ाइनल कार्ड क्या है। फ़ाइनल कार्ड यकीनन कोई अदालती मूव नहीं हो सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालती फोरम्स के ऊपर एक के बाद एक केसेस में रुजू कर चुकी है। अदालती फोरम से उसको जो रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है वो नहीं मिला। उसके बाद स्ट्रीट मूवमेंट की बात करें, स्ट्रीट मूवमेंट चलाने की कोशिश की जा चुकी है और उसमें जिस तरीके से वो मुंतज हुआ, नवंबर का आखिरी हफ्ता पाकिस्तान के लिए एक अफसोसनाक हफ्ता था। अभी उसकी आफ्टर मैथ से निमट रहे हैं, तो यकीनन ये मामला जो है वो किसी और प्रोटेस्ट की, लॉन्ग मार्च की कॉल से मुतल्लिक भी नज़र नहीं आता। तो फिर आखिर ये फाइनल कार्ड क्या है? क्या कोई एविडेंसेस हैं? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लास्ट तकरीबन 3.25 साल के अरसे में इमरान खान साहब के पास अपने सोर्सेज के थ्रू क्या कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो वो पब्लिक करेंगे पाकिस्तान से बाहर किसी शख्स के थ्रू, या फिर मैस रेजिग्नेशंस जो हैं उसकी तरफ कोशिश की जाएगी कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हैं, तो अदालतों में पहले बात चल रही थी कि जो जजेस हैं उनकी तरफ से इस्तीफ़े आ सकते हैं, क्या इस तरफ मामला जाएगा? ये फाइनल कार्ड क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल, ख़ास तौर पर अमन व अमान का मसला जो है वो एक बड़ा मसला बनकर सामने आया, लेकिन हैरान कुन तौर पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त इस सूबे की सबसे बड़ी जमात है, हुकूमत है, सबसे ज़्यादा प्रेजेंस जिसकी नज़र आती है, वो APC में मौजूद नहीं थी। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जो गुफ्तगू की, सुनिए। साथ ही 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस GHQ में आर्मी चीफ हाफिज़ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत में हुई। इसका एलामिया जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस वक्त जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है उस पर भी कहीं ना कहीं इस एलामिया में जो है वो गुफ्तगू नज़र आती है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। दुरानी साहब, थैंक यू सो मच। आगाज़ में तो मुझे ये बताइए कि क्या अब हम ये समझ लें कि आपने जो एफ़र्ट शुरू किया था, आपने कोशिश की थी कि इस मामले का कोई सियासी हल निकाला जाए, आप नाकाम हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मायूसी तो कुफ्र है और नाकामी जो होती है वो तो जहन से शुरू होती है और जहन पे ही ख़त्म होती है। अगर मैं अपनी जद्दोजहद जारी रखता हूँ तो मैं कामयाब हूँ, अगर मैं अपनी जद्दोजहद से बस वो हो जाता हूँ, पछता हो जाता हूँ, तो मैं नाकाम हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि, और ये मैंने बारहा कहा भी है, कि सियासी मामलात जो होते हैं वो घंटों वाली सुई की तरह होते हैं, घड़ी की। हाँ, बाकी जो अमूमी साफ़ती मामलात होते हैं, खबरें होती हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, वो तो ऐसा ही होता है जैसे सेकंड वाली घड़ी चल रही है, साथ साथ नज़र आती है, पता चलता है ये डेवलपमेंट हो रही है।
تو اس لیے ابھی میں سن بھی رہا تھا، گورنر صاحب کی بات بھی سن رہا تھا اور بھی دیکھ رہا تھا، تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ہماری سیاست کے اندر جو ہے نا وہ آ گیا ہے، جلدی پن آ گئی ہے، ہم کوئک سیٹ سولوشنز چاہتے ہیں، اور ایک لمبے عرصے سے چونکہ اشاروں پہ سیاست چلتی رہی ہے، فیصلے پہلے ہوتے رہے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ کسی ایکشن کی صورت میں ہوتا رہا ہے، یہ جو ہائبرڈ نظام اور دوسرے نظام، اس لیے ایک تصور یہ بن گیا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے بس اس نے ریویل ہونا ہے اور ہو جانا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ آرگینک اور ایک جینوئن سیاسی موومنٹ جو ہوتی ہے، جو ریکنسیلیشن کے لیے ہوتی ہے، وہ بہت ٹائم بھی لے سکتی ہے، اور اس میں ہمت بھی نہیں ہارنی ہوتی، اور اس کو لے کے چلنا بھی ہوتا ہے۔ اور میں نے الیکشن سے پہلے یہ موومنٹ شروع کی تھی، دیکھیں اس وقت میں نے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی بات کی تھی تو سب لوگ ہنستے تھے، اب سب وہی بات کرتے ہیں۔ اس وقت میں نے مفاہمت کی بات کی تھی تو سب لوگ کہتے تھے آپ کے پیچھے کون ہے؟ میں کہتا تھا جی میرے پیچھے میری کنوکشن اور میرے ملک کا مفاد نہیں، ہے۔ لیکن آپ آج درانی صاحب آپ کی گفتگو سے بہرحال یہ تاثر تو ملتا تھا کہ آپ بیک وقت حکومت کے ساتھ بھی، اپوزیشن کے ساتھ بھی اور اداروں کے ساتھ بھی، اسکیل ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، کس حد تک رابطے میں ہے کو کوشچن جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن لگتا یہی تھا کہ اس میں کہیں نہ کہیں ایک کنسینٹ، ایک اپروول یا ایک کوئی مڈل گراؤنڈ تلاش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے۔ تو معاملہ کہاں خراب ہوا، رخنا کہاں آیا؟ آپ نے اس وقت کے دوران سابق صدر عارف علوی صاحب سے بھی ملاقاتیں کیں، اور اس وقت ان سے ملاقات کرنے کا مطلب کیا تھا وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ تو یہ مسئلہ آیا کہاں پہ؟ دیکھیں میں ایک تو کلیریفیکیشن کر دوں، اور ڈے ون سے میں کر بھی رہا ہوں کہ اس سلسلے میں میرا ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ تھا، اس سلسلے میں میرا ڈیفینیٹلی جو ہے دیگر سیاسی قوتوں سے بھی رابطہ تھا، لیکن میں نے کبھی بھی اشارتاً بھی یہ کلیم نہیں کیا کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کا میرا کوئی رابطہ یا کوئی لائزوں تھا۔ جس وقت پی ٹی آئی والوں نے یہ کہا کہ جی ہم بات کریں گے تو صرف ان سے کریں گے جو میٹر کرتے ہیں، تو میں نے اس وقت بھی انہیں کہا تھا کہ آپ اگر مسئلے کا ریزالو چاہتے ہیں تو آپ کو پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا، اور جو بھی ڈائیلاگ ہوگا جب تک وہ ڈائیلاگ پارلیمنٹ میں نہیں ہوگا اس وقت تک وہ نتیجہ نہیں نہیں تو نکالے گا۔ درانی صاحب ہم یہ سمجھ لیں کہ کیونکہ آپ کا صرف سیاسی لوگوں سے رابطہ تھا، اسی وجہ سے یہ ایفرٹ ابھی تک کوئی ثمر بار نہیں ہو سکا۔ آپ کی جو کوشش ہے اس کا وہ فائدہ اس لیے نہیں نکلا کیونکہ آپ صرف سیاسی جماعتوں سے رابطے میں تھے، جبکہ نہیں، جن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ پری ریٹن ڈیسیجنز ہوتے ہیں جن کے اوپر بعد میں ایگزیکیوشن ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ آپ رابطے میں نہیں تھے۔ بالکل نہیں تھا رابطے میں جی، اور نہ ہوں، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ ان رابطوں کو ہونا چاہیے۔ میرا یہ بڑی کنسیڈرڈ اوپینین ہے، اور یہ میں نے اس وقت بھی تمام ہمارے جرنلسٹ دوست تھے وہ میرے سے پوچھتے تھے کہ جی تاڑے پیچھے کون ہے؟ میں نے کہا جی میرے پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اسی لیے ہوگا، اور ابھی بھی اچھا، میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ ہوگا، اور اسی لیے ہوگا۔ دیکھیں ہم نے اس وقت پوری حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو کھینچ کے سیاست کے میدان میں لے آئے، اور میرے اصرار کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، فوج کی طرف سے کلیئرلی کہا گیا کہ ہم کسی سیاسی معاملے میں دخیل نہیں ہیں اور نہ ہوں گے، اور نہ ہم کسی قسم کا پارٹی ذہن ہے، اور نہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ سٹیٹمنٹ تو آ گئی نا، یقین بھی آ جائے گا وقت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ ابھی یقین نہیں ہے اس کے اوپر لوگوں کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا پروسیس ہے، ابھی تک کیا چیز ٹوٹی ہے؟ کچھ بھی نہیں ٹوٹا، سب چیزیں چل رہی ہیں، عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں، ملک کے اندر آئین کے قریب حکومت چل رہی ہے۔ حکومت لیکن یہ کوشش یقیناً کر رہی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اس سارے معاملات کو فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان ٹکراؤ میں کنورٹ کر، آپ کی گفتگو سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہے، اس کی ساکھ بھرپور قسم کی ہے، وہ فارم 47 کی حکومت کا تاثر آپ نہیں سمجھتے کہ درست ہے، آئین کے قریب چل رہی ہے، 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو جانا، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں عدالتیں بھی ٹھیک چل رہی ہیں۔ یہاں پر تو عدالت کا معاملہ یہ ہے کہ آج جو سینئر اپیونی جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ، انہوں نے خط لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ سیٹل نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہ بلایا جائے۔ تو آپ کی گفتگو سے تاثر مختلف مل رہا ہے۔ نہیں، میں تو کل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں
کہ یہ جو حکومت ہے یہ فارم 47 کی ایک پولیو زدہ حکومت ہے. مطلب اس حکومت کو دیکھیں 8 فروری کے جو انتخابات تھے ان انتخابات میں عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے ووٹ کا احترام کروانا جانتے ہیں اور کروائیں گے. لیکن فارم 45 کے تحت بننے والی حکومت نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ نہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں اور نہ اس کو احترام کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے بعد سے میں نے جتنی بھی انٹرونشن کی ہیں سب ریکارڈ پہ ہیں. میں نے ایک ہی بات کی ہے کہ جب تک اسمبلی جو ہے وہ فارم 45 پہ نہیں آئے گی اس وقت تک لیجیٹیمیٹ نہیں ہوگی. اور یہ جو آئینی ترمیم ہوگی ہے اس کے اوپر میرا نہیں اپوزیشن کی میجورٹی آف دا پارٹیز جو ہیں ان کا یہ اوپینین تھا. جی ڈی اے کا یہ اوپینین تھا, جماعت اسلامی کا یہ اوپینین تھا, اور ایون جے یو آئی کا بھی شروع میں تو یہی اوپینین تھا, پی ٹی آئی کا بھی تھا کہ اس اسمبلی, اور میں تو اس پہ ریکارڈ پہ ہوں کہ اس پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, نامکمل پارلیمنٹ, نامکمل اسمبلی, اور پھر یہ ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ متنازع. لیکن جس چیز کو میں نے ڈی فیکٹو اور ڈی جورو کے ریفرنس سے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے یا جو پارلیمنٹ ہے وہ بیٹھتی تو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہے نا, وہ اپنے آپ کو مانتی تو ہے اور وہ آئین کو بھی زبانی تو مانتی ہے, پریکٹیکلی اس کو وہ کر رہی ہے, سبورٹ کر رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں یہی پولیٹیکل سٹرگل اسی چیز کا نام ہے کہ جب ڈسٹارشن کی جا رہی ہوتی ہے, جب اختیارات کو سے تجاوز کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس تجاوز کو روکنے کے لیے ایک قوتیں ایک آئینی جدوجہد کرتی ہیں. میرا بہرحال ایک اوپینین ہے کہ میں کنفرنٹریشن ود اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز میں اس پہ یقین نہیں رکھتا. مجھے جو سیاسی تربیت دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ سیاسی جدوجہد وہ ہوتی ہے جو قانون کی حدود میں رہ کے کی جاتی ہے, اور اس کا اصرار کرنا جو ہے اس کے اوپر وہ ایک قانونی اینٹی کا اور سیاسی ورکرز کا رائٹ ہوتا ہے. تو اس سارے معاملے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو جدوجہد کی جو شکل اب اختیار کی ہے, اس نے جو بھی اس کی پولیٹیکل اپروچ ہے وہ سیاسی نہیں ہے, وہ جمہوری نہیں ہے, وہ ٹکراؤ والی ہے؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ان کا آئینی حق ضرور ہے, لیکن سیاسی حکمت عملی کے اعتبار سے مجھے اس کے اوپر کچھ اختلافات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے اپنے پولیٹیکل موقف کو, میں نے کل یہ تجویز دی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کو اور تمام اپوزیشن پارٹیز کو اسمبلی سیشن ریکوزٹ کرنا چاہیے, حکومت کو چاہیے کہ خود بلائے اور 1 مہینے تک پارلیمنٹ کے اندر اس چیز پہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنے اختلافات کو کم کر کے کسی ایک کامن گراؤنڈ کی طرف آ سکتے ہیں. میں نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کرے, بھلے ان کو اس میں ڈال دے, ای سی ایل میں ڈال دے, بھلے ان پہ مقدمات چلا لے, اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے ڈائیلاگ کرنا ہے تو ڈائیلاگ سامنے بٹھا کے کیے جاتے ہیں. اور میں نے بھٹو صاحب کی مثال بھی دی ہے کہ انہوں نے جب ڈائیلاگ کیے تھے اپوزیشن سے تمام پارٹیوں کو سامنے بٹھایا تھا. اب آپ وزیر اعظم اگر عمران خان صاحب سے ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم جیل میں رہو گے اور میرے سے ڈائیلاگ کرنے ہیں تو کرو. نو, یا تو پھر انہیں بھی جیل میں جانا چاہیے یا ان کو بھی جیل سے باہر لا کے اپنے سامنے بٹھانا چاہیے. جیل سے میرے ساتھ رہے درانی صاحب, میرے ساتھ رہیے, مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. محمد علی درانی صاحب سابق وفاقی وزیر اطلاعات میرے ساتھ موجود ہیں. درانی صاحب, آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت کون ہے؟ تو پی ٹی آئی ہے. اور آپ کے خیال میں پاکستان میں اس وقت سب سے طاقتور سیاسی جماعت یا سب سے طاقتور شخص یا سب سے طاقتور ادارہ کون ہے؟ دیکھیں جی, پاکستان کے اندر سب سے طاقتور فرد اس وقت وزیر اعظم ہے, کیونکہ وہ جس حیثیت پہ قابض ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو بٹھایا ہوا ہے وہ آئین کے اعتبار سے پاورفل ترین پوزیشن ہے, اور وہ تمام ادارے جو ہیں وہ ان کو رپورٹ کرتے ہیں.
अब वो रिपोर्ट ले सकते हैं नहीं ले सकते, उन्होंने अपनी हैसियत को आप बाय कॉम्प्रोमाइज द बुक किया। बात कर रहे हैं। जो राणा सनाउल्लाह हैं वो ये कहते हैं कि हम मातहत हैं। उन्होंने बताया, एक बड़ा खुल के उन्होंने बात की। उन्होंने कहा ये सबको मालूम है कि इदारों के मातहत हैं, हम लोग इदारों के मातहत काम कर रहे हैं। तो ये जो बेसिकली टकराव है, ये टकराव पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे और पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात के दरमियान है। ये कौन बढ़ा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, वो जिस तरीके से खुले तनकीद जिन अल्फाज में आज से पहले माजी में कभी नहीं हुई, क्या उनको ज़्यादा इल्ज़ाम जाएगा, या इदारे में बैठी हुई कुछ शख्सियात उनकी पॉलिसी पर जाएगा, या फिर इस तमाम लड़ाई को जो मुल्क के मफाद में नहीं है, इस टकराव को फैसिलिटेट कोई और कर रहा है? हाँ कायम साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मतलब चले, मजा आता है इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन से डील करने का। देखें, जहां तक राणा साहब की बात है ना, राणा साहब जो बात कर रहे हैं वो एक प्रैक्टिकल बात की तरफ करने का इशारा दे रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि यही वो बात है जो आज की हमारी तमाम मुश्किलात का सबब है। हम अख्तियार में रहने के लिए हर वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हम आइन का ऐसी तैसी फेर देते हैं, आईनी अख्तियारात को हम सरेंडर कर देते हैं। हम जो है पॉलिश करने से लेके हर काम करने पे तैयार हो जाते हैं कि हमें ताकत में रहने दिया जाए, और उसके बावजूद जो है जब निकाल दिए जाते हैं फिर हम रोना शुरू कर देते हैं कि वोट को इज्जत हो। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसी का रिजल्ट है। मैं ये कहता हूं कि अगर 4 वजीर आजम अपने अख्तियार पे कॉम्प्रोमाइज करने के बजाय इस्तीफा दे दे, फिर मैं देखूंगा कौन आके रोकता है किसी को। ये तो पहली बात है। इसलिए वो इसके लिए जो भी तौजीदें दे सकते हैं, वो जितना भी अपने आप को मजबूर साबित करें कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी अपने जाती मफादात के हसूल के लिए जिन लोगों ने कभी कोई मतलब कमजोरी नहीं दिखाई, वो अवाम के अख्तियार और आइन के अख्तियार के लिए हमेशा कमजोरी दिखाते हैं। ये तो पहली सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जहां तक इस वक्त जो टकराव की कैफियत, मेरी बात आपको फिर यूटोपियन लगेगी, मैं इस चीज का पहले से इकरार कर लूं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त अभी आप देखें 26 को एक इस्लामाबाद में वाकया हुआ है, जिसके ऊपर उस वाकये को नरेट करते हुए वजीर आजम ने ब्लेटेंट झूठ बोले। मतलब वो झूठ बोला है कि जिसको उनके एक डीपीओ ने आके कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कि जी कोई अफगान नहीं थे। उन्होंने कहा जी अनआइडेंटिफाइड लोग थे। वजीर आजम ने इतनी केयरलेसनेस शो की कि उन्होंने कह दिया जी वो अफगान थे। एक हमसाया मुल्क को एक्यूज कर दिया उसके रेफरेंस से। नंबर 2, उसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जी हम बड़े शुक्रगुजार हैं सिपा सलार के कि उन्होंने उन मामलात की हैंडलिंग में हमारी बड़ी रहनुमाई की। ये बड़ी ज्यादती वाली बात है कि एक पॉलिटिकल इश्यू है, एक लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है, जिसको आप आंसू गैस और गोली के जरिए डील कर रहे हैं, उसमें आप अपने इदारों को इन्वॉल्व कर देते हैं, एलाबाई डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर इल्जाम धरने की कोशिश करते हैं, आप खुद बज़ाहिर हमदर्द बन के। ये जो सियासी चालाकियां होती हैं इनको हम समझते हैं, और इन सब का नतीजा ये होता है। और जो पीटीआई और फौज के दरमियान इस वक्त एक रकाबत या एक नफरत का रिश्ता बना हुआ है, उसके अंदर हुकूमत बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रही है। अब तो हुकूमत के अपने सेनेटर्स ने ये बातें करनी शुरू कर दी हैं कि भाई वो इस वक्त चाहते ये हैं कि हमारा इक़्तिदार कायम रहे। हमारे लिए ताकतवर तरीन सियासी चैलेंज जो है वो पीटीआई का है, उनको कमजोर करने के लिए उनको मुल्की इदारों के साथ लड़ा दिया जाए। अब आप ये कहते हैं कि पीटीआई के कीड़े मकोड़े जो सोशल मीडिया के अंदर बैठ के बातें करते हैं, नहीं, एक है ख्वाहिश, एक है ज़ाहिर है कि ख्वाहिश। आपकी बात से तासुर ये मिल रहा है कि मुस्लिम लीग नून और उनकी जो हुकूमत है गुज़िश्ता 3.25 साल से इस लड़ाई को अपने सियासी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इनकी लाइफ लाइन यही है कि पीटीआई और इदारों के दरमियान लड़ाई जारी रहे। ये तो ख्वाहिश है। इस लड़ाई के हवाले से, लड़ाई जिस बात पर हो रही है, जिन वाक़यात पर हो रही है, जिन वजूहात पर हो रही है, वो वजूहात अपने तौर पर एग्जिस्ट करती हैं। क्या आप ये भी समझते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस्टेब्लिशमेंट के या इदारों के खाते में पीटीआई के खिलाफ डाली गई, वो दरअसल हुकूमत की तरफ से की गई थी या नून लीग की तरफ से की गई थी? देखिए, मैं किसी को एक्यूज करने के मामले में बहुत एहतियात से काम लेता हूं, लेकिन मैं आपको 9 मई का वाकया बताता हूं। इस वक्त सबसे बड़ी जो पीटीआई का
फर्द जुर्म है या उसका जो सबसे बड़ा मतलब एक ज्यादती कही जा रही है हुकूमत की जानिब से, वो ये है कि आर्मी इस मामले के अंदर वो है मतलब मुद्दई है कि उनके इंस्टॉलेशन पे हमले हुए, उनकी जो मुख्तलिफ सिचुएशंस थी उनकी तौहीन की गई और कौमी जो मतलब कौमी जो एक असासे थे उनको नुकसान पहुंचाया गया। और ये जिन्होंने पहुंचाया, ठीक है, उनमें उनको सजा दिलाना किसकी जिम्मेदारी है? नकवी साहब मुझे बताएं। हुकूमत को मैं जानता हूं, हुकूमत में रहा हूं, मैं कानून को भी समझता हूं, आइन को भी समझता हूं। कानूनी रूह से कोई भी क्रिमिनल की, ये क्रिमिनल केस है और इसके अंदर मुद्दई जो है वो फौज है, फौज की दाद रसी करना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की जिम्मेदारी है। वो कभी अदालत पर डाल देते हैं, कभी किसी पर डाल देते हैं। भाई नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने इस्तगासा बना के, आपने अपनी पुलिस और अपने इदारों के जरिए मुकदमा बना के उनको सजा दिलवानी है जो वाकई इसके अंदर मुलविस है। वो आप कर नहीं रहे और हर रोज एक बयान दे देते हैं कि जी ये जो कुछ 9 मई को हुआ, 9 मई के मुजरिम जो है जब तक माफी नहीं मांगे। भाई मुजरिम तुम किसी को बनाओगे तो वो बनेगा, मुजरिम तो तुमने अभी तक किसी को बनने नहीं दिया। एक बंदे के खिलाफ ऐसा इस्तगासा इन्होंने पेश नहीं किया जो हंसी से आगे कुछ हो। मतलब मजाहिया इस्तगासे जो हैं वो हुकूमत की तरफ से तैयार हो रहे हैं और जनाब जिन बेचारों पे इस्तगासे, उनसे करोड़ों रुपया खा लिया इदारों ने, पुलिसों ने और सबने, लेकिन एक इस्तगासा तैयार नहीं हो सका। और उसके बावजूद हुकूमत कहती है कि जी ये तो वो लोग हैं जब तक माफी नहीं मांगे कोई बात नहीं। भाई माफी किस चीज की मांगे? पहले मुजरिम तो बनाओ, नहीं बनाना तो फिर आप मुझे बताएं कि ऐसी सूरत हाल में अगर मैं ये अक्यूज करूं कि इस सारी चीज की जिम्मेदार हुकूमत है तो क्या गलत होगा? हुकूमत सेटल करे, दूध का दूध पानी करे, जिसका जुर्म है उसका। क्या हुआ है इंग्लैंड के अंदर, क्या सही। हुआ है अमेरिका के अंदर? दुरानी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में अब इस सारी लड़ाई में ये जो सारी सूरत हाल चल रही है, ये जो बात अब खान साहब की तरफ से की गई है उनकी बहन अलीमा खान के ज़रिए कि फाइनल कार्ड है, आपकी असेसमेंट क्या है? ये क्या फाइनल कार्ड हो सकता है? देखिए मैं जरा एक मुख्तलिफ किस्म का पॉलिटिकल वर्कर हूँ और एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का आदमी हूँ। मेरे नज़दीक कोई फास्ट फॉरवर्ड और कोई क्विक सेट सॉल्यूशंस पॉलिटिक्स में नहीं होते, ठीक है। बस जैसे फाइनल कॉल जब उन्होंने कहा था, मैंने कहा सियासत में तो फाइनल कॉल नहीं हुआ करती, हर कॉल ही फाइनल हुआ करती है और हर कॉल ही सेमीफाइनल हुआ करती है। इसी तरह सियासत के अंदर कोई कार्ड जो होता है फाइनल नहीं हुआ करता। कोई वो यहाँ मतलब कोई जो मैच नहीं है कि जी आखिरी बॉल है और पहला बॉल है, ये तो एक चलता हुआ प्रोसेस है। अब उनके ज़हन में यकीनी तौर पे कुछ होगा जिसको वो बयान करना चाहते होंगे, वो आएगा तो हम उस पर तबसरा कर देंगे। अभी तो इस वक्त ये एक मफरूजा भी नहीं है, एक तखय्युल का ख्याल है, एक शायर है, शायरी है, तो वो ठीक है, उनका राइट है, वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उनकी सोच है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत जो पीटीआई के लिए है, लीडरशिप के लिए है, जो उन्हें फायदा भी दे रही है। देखें इस वक्त हुकूमत का रवैया जो है उसका सारा फायदा जो है वो बानी पीटीआई को जा रहा है कि जितना उन्हें अंदर रख रहे हैं उतना ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। इस वक्त मीडिया का 80% टाइम जो है वो पीटीआई को मिल रहा है, उसमें से 60% हुकूमत दे देती है, बाकी वो मेहनत करके 30% वो खुद ले लेते हैं। अब यह है कि ऐसी सूरत हाल में कौन चाहेगा कि ये सिचुएशन बदले, चलती रहे। मैंने अगर करना हो मैं तो कल लाके उन्हें जेल से निकालूं और सामने बिठाऊं और बिठा के कहूं जी आप अपना मसला बताएं, मैं अपना मसला बताता हूं, अवाम से ओपन हेयरिंग करें अवाम के सामने। जो 4-6 मुकदमे क्या आया अगर इस वक्त की हुकूमत जो है वो फॉर्म 47 से 45 पे आ जाएगी, ज्यादा लेजिटिमेट हो जाएगी। 3-3 दफा तुम में नहीं, आए हैं, लेकिन आप फारिग भी हुए हैं। इस थ्योरी से एग्री करते हैं? ये जो कहा आप कह रहे हैं कि इमरान खान को जेल से बाहर ले आए, पीटीआई के लोग भी कहते हैं, फिर अब नून लीग के लोग भी कैमरे पर नहीं कहते, कैमरे के बगैर कह देते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर आए फिर तो निज़ाम नहीं चल सकता। इमरान खान को तो अगर ज़मान पार पहुंचना हो तो शायद 10 से 15 दिन लग जाएं अडयाला जेल से निकलने के बाद। इवन बनी गालान है तो 2 से 3 दिन तो कहीं नहीं गए, उनका जुलूस ही इतना बड़ा बन जाएगा, तो फिर उस सूरत हाल को कैसे कैटर करेंगे? आप एग्री करते हैं वाकई इमरान खान पॉपुलैरिटी के उस स्टेज के ऊपर है जहां यही सूरत हाल होगी?
देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा बाहर से 86 था क्या था तशरीफ लाई थी, तो उतना बड़ा रिसेप्शन मैंने कभी लाहौर में किसी का नहीं देखा था। मतलब आप तो उस वक्त आप लोगों ने नहीं देखा हुआ, हमने तो खुद देखा हुआ। क्या हुआ, एक सही। रिसेप्शन हो गया, उसके बाद आगे देखें, कोई इमरान खान है, एक लीडर है, कोई भूत तो नहीं है, जिन तो नहीं है जो बोतल से निकलेगा तो सबको खा जाएगा। भाई अवाम आ गए, अब पाकिस्तान के अवाम आएंगे ना, कोई वहां कोई इंडिया के गुरिल्ले तो नहीं आ जाएंगे जिनको आप अफगान बनाते फिरेंगे। जो भी कोई साथ खड़ा हो जाएगा उसको सूबों को आपस में लड़ाएंगे जी कि वो उसका सूबा है, ये मेरा सूबा है। कोई किसी का सूबा नहीं है, पूरे अवाम जो है वो पाकिस्तान सही। के अवाम है। खान साहब निकलेंगे, सही। क्या होगा, बहुत बड़ा बरसा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बस अगले दिन सारों ने फिर दोबारा इकट्ठे हो जाने, कुछ भी ठीक नहीं है। होता। ठीक है। हाँ, मतलब ये डरने वाली बात तो नहीं, ये तो करने वाला काम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के साथ ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब नैयर हुसैन बुखारी, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सेक्रेटरी जनरल। बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में एक जानिब सियासी दर्जा हरारत बुलंदी से नीचे आना शुरू होता है तो फिर एक और मामला शुरू हो जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिल वक्त खैबर पख्तूनख्वा जो है वो वापस जा चुकी है और फिल वक्त उनकी तरफ से ऐसी कोई वाइब्स मौजूद नहीं है कि दोबारा कोई एहतजाज या धरना किया जाएगा। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान, उनका अब शिकवा एक मरतबा फिर बनता हुआ नज़र आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जो मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल है उसके ऊपर हुकूमत ने उनको चीट किया है। अब ज़ाहिर है कि ये खबर भी आ चुकी है कि सदर मुमलिकत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन का बिल एतराज़ लगाकर वापस भेज दिया है। अब जॉइंट सेशन बुलाने की, वहाँ पर इस बिल को पास करवाने की बातें चल रही हैं और इसी दौरान मौलाना फजलुर रहमान से बिलावल भुट्टो जरदारी एक मरतबा फिर एक्टिव नज़र आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी की मुलाकातों का, नून लीग की मुलाकातों का और फिर फैसल वावडा समेत दीगर शख्सियात जाकर मुलाकातें करना शुरू हो चुकी हैं और उसमें मुमकिन तौर पर मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो भी किसी सियासी तहरीक की, एहतजाज की, धरने की जानिब जाते हुए या उसकी कम अज़ कम गुफ्तगू करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस मंजरनामे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरीके से मामले को आगे लेकर चलना चाहती है और बैकडोर क्या एफर्ट्स हो रहे हैं, बात करते हैं। नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब हम तहरीक इंसाफ वाले मामले पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान से जो दोबारा एकदम मुलाकातें शुरू हुई हैं और फिर अब कुछ चैमगोइयाँ हो रही हैं कि 27 दिसंबर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी का दिन, उस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जो बैकडोर मुलाकातें या सियासी खिचड़ी पक रही है, इसके नतीजे में कोई बड़ी चीज़ होने जा रही है। ये क्या बड़ी चीज़ की बातें हो रही हैं? शुक्रिया। मेरा ख्याल है आप स्पेकुलेट कर रहे हैं। 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी है और दिन बरसी होगी और ये भी आपको इल्म है कि हमारी नॉर्मली हमारी CEC की मीटिंग होती है। अभी तक उसका शेड्यूल तो नहीं आया, लेकिन वो मीटिंग 22 को होगी या उसके बाद होगी। तो मीटिंग जो दिसंबर में हमारी CEC की होती है और उसके लिए क़यादत फैसला करेगी कि कब उस मीटिंग को रखना है। तो मेरा ख्याल है क्या सराहियाँ करने से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि बड़ी बात होने वाली है। पॉलिटिक्स में गुफ्तगू जारी रहती है, पॉलिटिशियंस के आपस में राब्ते रहते हैं और रहने भी चाहिए। और बिल्कुल चेयरमैन बिलावल की मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ और उनके पॉलिटिकल जो उनकी साथी थे वो भी मौलाना साहब के साथ बैठे, चेयरमैन के साथ भी कुछ हमारे सीनियर मेंबर बैठे थे। तो पॉलिटिकल इश्यूज पर डिस्कशन होती है, मुल्क की सूरत हाल पर डिस्कशन होती है, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन हमारे सामने एक ज़ाहिर है कि एक शिकवों का सेट तो मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून ने फ़लाँ चीज़ नहीं पूरी की, फ़लाँ पूरी नहीं की, जुडिशल कमीशन के हवाले से 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कुछ किया जाना था उसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जो है वो उसका खुलकर इजहार कर दिया। पंजाब के हवाले से जो कमिटमेंट्स की गई थी पीपल्स पार्टी के लोग खुलेआम कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने वो पूरी नहीं की, वो पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी जा रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और इस तमाम सियासी मंजरनामे में चीज़ों की जो हैंडलिंग है, लामहला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस तमाम मामले को CEC के फोरम के ऊपर डिस्कस करना है। तो क्या हुकूमत जो कि आप लोगों के वोटों पर खड़ी हुई है, जिससे आपके इतने शिकवे हैं, ये शिकवे किस स्टेज पर हैं? इसकी फायर फाइटिंग हो जाएगी या लड़ाई आपकी और नून लीग के दरमियान, या दूरियां कह लें, लड़ाई ना कहें, सख्त लफ्ज़ है, वो बढ़ जाएंगी? देखिए जी, आप मीडिया क्यों तोक़ो करता है कि लड़ाई बढ़ेगी?
बात है हम उनके कोलिशन पार्टनर्स हैं और ऑब्वियसली जब हम गवर्नमेंट में बैठे उसमें हमारी कंडीशनैलिटीज थी, कुछ उनकी थी कुछ हमारी थी, और जो सियासी जमातें आपस में तावन करती हैं, मुआहदे करती हैं, इवन मुल्कों के दरमियान भी, तो अगर कहीं कमी रह की जाए तो गुफ्तगू के जरिए दूर की जा सकती है। और अभी ऑब्वियसली सीसी मुल्क की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको बिल्कुल डिस्कस करेगी। ऑब्वियसली वो अलायंस के जो मामलात हैं उस पर भी बिल्कुल गौर करेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी हमेशा एक कोशिश रही कि हम इस सिस्टम की कॉन्टीन्यूटी पे बिलीव करते हैं कि ये पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत जो है ये परवान चढ़ती रहे, पार्लिमानी और जमहूरी इदारे मुस्तकम होते रहें, तो ये गुफ्तगू तो होती रहेगी। लेकिन रेस्ट एश्योर हम समझते हैं कि गिले शिकवे जब मुआहदे होते हैं, जब आप इवन विद इन अ पार्टी भी गिले शिकवे हो जाते हैं, ये तो दूसरी जमात है जिसके साथ और जमातें भी हैं, तो बिल्कुल उस पर हमारी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है। PMLN के प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कमेटी बनाई है जो गुफ्तगू करेगी और जो बॉटल नेक्स है उनको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। नहीं, लेकिन ये तासुर क्यों उभर कर सामने आता है या ये तासुर क्यों कायम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि शायद मामलात इतने ख़राब हो चुके हैं और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई ताउन की गुंजाइश नज़र नहीं आती, लिहाजा PMLN ने फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि पीपल्स पार्टी के पास तहरीक इंसाफ के साथ कोलैबोरेट करने का अब ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, दरवाज़ा बंद हो गया, लिहाजा हम इनकी बात माने या ना माने ये हमारा साथ देने पर मजबूर हैं और हमारा साथ ही रहेंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मतलब एक तो परसेप्शन है, परसेप्शन करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज, एक बात। और जो बात आप कर रहे हैं ये कोई मेजॉरिटी का परसेप्शन भी नहीं है, कोई बंदा भी कोई इख्तियार निकाल सकता है। पीपल्स पार्टी तो हमेशा तमाम सियासी जमातों से गुफ्तगू करने को तैयार थी और आमादा भी थी और उसका इसरार भी था कि पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में बैठ के बात करें, चाहे वो PTI हो चाहे वो दीगर जमातें हों। और ये कैटेगोरिकली आपका कहना है कि वो उनके साथ गुफ्तगू आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये मुनासिब बात नहीं। हम तो तैयार है, अभी PTI वालों ने बात करनी है कि नहीं करनी है, और पॉलिटिकल लीडरशिप का ये पॉलिटिकल बिहेवियर होता है कि वो गुफ्तगू पे डायलॉग पे बिलीव करता है। आप ये कह रहे हैं कि PTI के साथ इस वक्त भी बातचीत करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं, आप बात करने के लिए तैयार हैं, कोलैबोरेट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए? देखिए, इसको मिक्स अप ना करें, एक तो ना मैंने कोलैबोरेट का कहा ना जी ना कॉर्पोरेट का कहा, ये आप अपनी तरफ से लगा रहे हैं, ये आपका मौका है, ये मेरा नहीं है। नहीं, बातचीत जाहिर है लड़ाई के लिए तो नहीं होगी ना, बातचीत दूरियां बढ़ाने के लिए नहीं होगी। आप ऐड कर रहे हैं कि हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं, कोलैबोरेट करने को तैयार हैं, इसके डिफरेंट मीनिंग निकल आते हैं। तो बातचीत का क्या मकसद होगा अगर PTI के साथ बातचीत होती है ना? ये आपको किसने कहा कि आप मेरे आप पे कहें कि जी हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं? ये आपको किसने इख्तियार दिया आप मेरी पार्टी की जमात से कोलैबोरेट? मैंने आपसे सवाल किया। Who gave you this? बुखारी साहब, मैंने आपसे सवाल किया है, बातचीत किस लिए होगी? लड़ाई के लिए होगी, लड़ाई बढ़ाने के लिए होगी, दुश्मनी के लिए होगी? बातचीत होती है मुल्क के जो मसाइल है, जो मुल्क को इकोनॉमिक इश्यूज है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बातें, इससे बात होगी। आप कहां से ऐड कर रहे हैं कोऑपरेट कर रहे हो कोलैबोरेट करने का? Who gave you this right? मैं ऐड नहीं कर रहा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं बुखारी साहब। यू हैव ऑल द राइट टू रिजेक्ट और टू एक्सेप्ट। कोऑपरेट करने को तैयार हैं, आपने ये कहा कि आप कोलैबोरेट करने को तैयार हैं। मैंने आपसे सवाल किया कि क्या आप उनसे बातचीत करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं? कोऑपरेट करने की मैंने बात नहीं की, कोलैबोरेट करने की बात मैंने नहीं की। हमने बातचीत की बात की, और सिर्फ PTI के साथ ही, हम तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बात करने को तैयार हैं। तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। ये जो अब इस वक्त पोस्ट नवंबर सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, 2024 पाकिस्तान में जाहिर है कि सियासी इस्तेहकाम
की कोशिशें तमाम ये जमातें भी यही बात करती हैं, इदारे भी ये बात करते हैं, हर शख्स ये बात करता है कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो इस मुल्क को सबसे बड़ा इसका चैलेंज बन चुका है। सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ से कार्य सरकार नहीं चल पा रहा, मईशत नहीं ग्रो कर पा रही, सरमायाकारी नहीं आ रही, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नहीं बहाल हो रहा। तो एक राय कहीं ना कहीं पाई जाती है कि एक वाइड किस्म का डायलॉग जो है एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड करने के लिए कर लिया जाए। तो क्या वो ऑप्शन आपके ख्याल में मौजूद है और उसके ज़रिए मसले का हल निकाला जा सकता है? देखिए, बात है कि मसाइल का हल गुफ्तगू शनीद से होता है। आपने कहा इकॉनमी की बात की, इकॉनमी में इंप्रूवमेंट आ रही है। आप देखें इन्फ्लेशन ड्रॉप डाउन हो गई है, अराउंड 5% पे आ गई है। कहाँ 40% थी। स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन बेहतर आ रही है। अभी मैं समझता हूँ कि इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाएगी। और पोलिटिकल इश्यूज पे पॉलिटिशियंस को ही गुफ्तगू शनीद करनी होती है। तो पॉलिटिशियन अगर गुफ्तगू शनीद करें मुल्क को, ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी या अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है कि मुल्क जो इश्यूज दरपेश है, जो मसाइल दरपेश है, हम इन सब पे आपस में गुफ्तगू शनीद करके उन क्राइसिस को, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करें। सही। अच्छा, ये जब 26वीं आईनी तरमीम का मामला चल रहा था तो कुछ खबरें चली। अगेन जाहिर है कि ये खबरें क्योंकि मौजूद हैं, अब आप ये, आई एम नॉट ट्राइंग कि मैं आपके लिए क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ, ये खबरें चली कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो मुस्तकबिल में आपको सेम पार्लियामेंट से वज़ीर आज़म के तौर पर नज़र आ सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि एक ऑप्शन है? और जो मौजूदा मुलाकातों को रंग दिया जा रहा है उसमें किस हद तक सदाकत है? क्या ये पॉसिबिलिटी भी कहीं एग्जिस्ट करती है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी फोर फ्रंट पर आ जाएंगे, मौजूदा हुकूमत जो है शायद इसका स्ट्रक्चर या चीज़ें तब्दील हो जाएंगी, या नून लीग के साथ कोई ऐसा फार्मूला वाकई है या ये सिर्फ कयास आराई है कि 2-2.5 साल पहले नून लीग रख ले और फिर 2-2.5 साल पीपल्स पार्टी रख ले? ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आपका। मैं तो वो बात करता हूँ कि जो प्रैक्टिकली आज जो ग्राउंड रियलिटीज है, हम अलायंस में हैं। हमने अलायंस में उनको कहा कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, मेरी जमात कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। हमने उनको ये का इंश्योर किया कि हम आपको पार्लियामेंट में सपोर्ट करेंगे, आपकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि आपके पास मेजोरिटी रहे। बाकी पॉलिटिक्स में क्या होता है जी, होता है यू कांट प्रिडिक्ट राइट नाउ, और आप प्रिडिक्शन कर भी नहीं सकते पॉलिटिक्स में, बिलखुसूस पाकिस्तान के जो हालात वाक़यात हैं। जब वक्त आएगा, वक्त के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टी फैसले करती है, मेरी जमात भी वक्त के मुताबिक फैसले करेगी। सही। अलायंस में होते हुए जाहिर है कि आप हेल्म ऑफ अफेयर्स पर नहीं है, डिसीजन मेकिंग आपकी नहीं है, उसकी तमाम ओनरशिप या जिम्मेदारी जाहिर है कि हुकूमत वक्त पर है, वज़ीर आज़म और उनकी काबीना पर है जिसका आप हिस्सा नहीं है। लेकिन ये हुकूमत और काबीना भी आप ही के वोटों से खड़ी हुई है, तो उनकी जो हैंडलिंग है इस वक्त, पॉलिटिकल हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन, पीपल्स पार्टी समझती है कि वो दुरुस्त है? पीटीआई का धरना और इस तमाम उसका पोस्ट धरना सिचुएशन, इसमें आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी जिसकी अपनी बड़ी एक तारीख रही है, मज़ाहमत की भी, जिद्दोजहद की भी, जलसे जुलूस रैलियां, क्वेश्चन ना, तो आप क्या आप एग्री करते हैं हुकूमत ने जो किया ठीक किया, ब्लू एरिया, पीपल्स पार्टी साथ खड़ी है? जी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? पीपल्स पार्टी हुकूमत ने जिस तरीके से पीटीआई को हैंडल किया इस फाइनल कॉल के हवाले से, उसके साथ खड़ी है, उसे एग्री करती है, ये दुरुस्त पॉलिसी थी? ऑब्वियसली बात हो, देख रहे जी, जो उनके एक्शंस हैं और इन एक्शंस हैं वो खुद जिम्मेदार हैं उसके, वो जवाबदेह वो खुद है। पीपल्स पार्टी उसके जवाबदेह नहीं है। किस तरह टैकल किया नहीं किया, हमारा उनसे ये तावन है कि हम आपको नेशनल असेंबली में आपकी जो स्ट्रेंथ मेजोरिटी चाहिए वो हम आपको देंगे। बाकी परफॉर्मेंस उनकी है, अच्छी है बुरी है, लेट पीपल जज इट। सही। तो आपके वोट से वो रहें, वो जो मर्जी करें, वो जिस मर्जी की पॉलिसी रखें, आपका उससे कोई सरोकार नहीं, वो हुकूमत कायम रहे। पीपल्स पार्टी जवाबदेह नहीं है। पीपल्स पार्टी जवाब देने। बहुत शुक्रिया। नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये वो जमात जिसके वोटों पर मौजूदा हुकूमत खड़ी है, तमाम तर फैसले कर रही है। पीपल्स पार्टी गवर्नरी भी रखना चाहती है, पीपल्स पार्टी ने आईनी ओहदे भी रखे हुए हैं, अवान सदर उनके पास है, 2 सूबों की हुकूमत उनके पास है, वफाकी काबीना, वफाकी वज़रा की गाड़ियों पर झंडे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट के मरहूने मिन्नत है। वो तमाम फैसले करते हैं जो भी वज़ीर आज़म और उनकी काबीना। पीपल्स पार्टी ना उसके ऊपर मोतरज़ है, वो कहती है कि सवाल उनसे किया जाए,
हमारे से सवाल ना किया जाए पॉलिटिकल हैंडलिंग कैसी हुई। ये एक अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल है जो इससे पहले माजी में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। पीपल्स पार्टी आज जिस मकाम पर खड़ी है वो पार्टी जिसको चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर का नारा दिया जाता था, अंदरूने सिंध तक महदूद, ये पार्टी, इसके ऊपर तबसरा आज ये होता है कि ये एक और कलर या विंग है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, और ये छाप इन्हीं पॉलिसियों की मरहून मिन्नत है। अब तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।